Hello and welcome to your one-stop UPSC Current Affairs class Veranda IAS के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ सुप्रिया एंड वी आर अटेंडिंग द करंट अफेयर्स सेशन टुडे। आज के सेशन में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, न्यूज़ के पीछे के कॉन्टेक्स्ट, स्टैटिक लिंकेजेस और यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है सब कुछ जानेंगे इन अ वेरी क्रिस्प एंड क्लियर फॉर्मेट। चाहे वो प्रीलिम्स के ट्रिकी एमसीक्यूज हो या मेंस के एनालिटिकल आंसर्स, दिस सेशंस विल इक्विप यू विद बोथ कंटेंट एंड द कॉन्फिडेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक्स। आज के 4 टॉपिक्स मेन लिए हैं मैंने। फर्स्ट वन इज अबाउट द HAL। उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लॉन्च व्हीकल्स को बिल्ड करने के लिए। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल रहेगा, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। दूसरा है एक हेलिस कॉमेट, उसका पहला इंडियन एपिग्राफिकल रेफरेंस मिला है, अ रेयर लिंक बिटवीन हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस को। तीसरा टॉपिक है क्वांटम साइबर सिक्योरिटी पे। अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा बल्कि भारत के लिए एक रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन गया है। We'll explore both its potential और practical bottlenecks in India. Fourth one is about RBI की पॉलिसी शिफ्ट को। देखते हैं कि कैसे मॉनेटरी बैलेंसिंग एक्ट को डिकोड कर सकते हैं हम। तो नोटबुक ले लीजिए, दिमाग शार्प कर लीजिए क्योंकि आज का सेशन है एग्जाम ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और टाइम एफिशिएंट। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइलस्टोन डील के बारे में जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को इसरो से मिला है 500 करोड़ का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये सिर्फ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि इंडिया की स्पेस सेक्टर के कमर्शियलाइजेशन का एक टर्निंग पॉइंट है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि अब तक इसरो अपने लॉन्च व्हीकल्स को खुद ही डिजाइन करता था और खुद ही मैन्युफैक्चर और लॉन्च भी करता था, लेकिन 2020 के बाद एक नए जो स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स हुए उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वॉल्व करने की बात हुई। इस डील में जो है HAL और को SSLV बनाना और ऑपरेट करना होगा इनिशियली विद इसरो के हेल्प से एंड देन इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि इसरो का फोकस अब ज्यादा R&D और इनोवेशन पर होगा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम जो है HAL जैसे इंडस्ट्री संभालेंगे। SSLV का सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो ये बहुत ही स्मॉल लो कॉस्ट लॉन्चर्स होते हैं, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर लॉन्चिंग द स्मॉल सैटेलाइट्स। अब इसका जो है इसका यूज जो होता है काफी ज्यादा होगा, स्पेशली फॉर कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस, रिमोट सेंसिंग और इवन प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए। ये जो PPP मॉडल देखा हमने जो एक्शन में है, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है इन स्पेस जिसमें गवर्नमेंट बॉडी इसरो और PSU HAL मिलकर एक सेल्फ रिलायंट स्पेस इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसे जो है जो इन स्पेस जैसे और NSAI जैसे इंस्टीट्यूशंस है उनको भी बूस्ट मिलेगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्रीलिम्स में हमें हमेशा SSLV पे क्वेश्चंस देखे हैं कोई फैक्चुअल टाइप के, और मेंस में देखोगे तो हमेशा हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंडियन स्पेस सेक्टर में क्या कोलैबोरेशन हो सकता है, वो हाउ इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब ये जो पार्टनरशिप है सिर्फ एक डील की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया स्पेस सेक्टर कमर्शियली कॉम्पिटिटिव। ऐसे ही डेवलपमेंट्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये इंडिया के जो आत्मनिर्भर स्पेस विजन का एक बहुत ही की बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये जो SSLV के एग्जैक्टली फीचर्स क्या होते हैं और इसकी खासियत क्या होती है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। अब जैसे ये SSLV गेम चेंजर क्यों माना जाता है इसको, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने डिजाइन किया है टू एड्रेस अ रैपिडली ग्रोइंग डिमांड फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस। ये अराउंड 500 kg तक के सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाल सकता है और सबसे खास बात है इसका कॉस्ट इफेक्टिव और मोबाइल डिजाइन। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे SSLV का, सिर्फ उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर हम असेंबल कर सकते हैं, जैसे कि PSLV और GSLV की तरह उनको ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है SSLV की, इससे वो बहुत ही ज्यादा यूज हो सकता है टाइम सेंसिटिव सैटेलाइट मिशंस के लिए, और या फिर कोई डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए हो तो वी कैन यूज दैट। इसरो ने SSLV प्रोग्राम को लॉन्च किया था टू मीट बोथ कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स। आज दुनिया भर में जो देखोगे स्टार्टअप्स और प्राइवेट एंटिटीज छोटे सैटेलाइट्स डेवलप करते हैं
और उनके लिए एक फास्ट अफोर्डेबल लॉन्च सोल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए India's answer to the global small and smart satellites के मार्केट में SSLV एक बहुत ही बैकबोन सपोर्ट जैसे प्रोवाइड करेगा हमारे लिए। इस स्लाइड से हमने ये जाना कि SSLV हमारे लिए एक लॉन्च व्हीकल से भी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एनेबलर है। अब इंडिया का जो स्पेस इकोनॉमी है हमें उसमें वो फ्रंट रनर बना सकता है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस पूरी डील का एक और टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एंगल जिसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें इन स्पेस का क्या रोल है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इसरो अपनी टेक्निकल नो हाउ मैन्युफैक्चरिंग राइट्स इसरो HAL को दे देगा ताकि वो SSLV को इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर कर सके। अब इसमें दो मेजर चीजें रहेंगी, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, दूसरा प्रोडक्शन को स्केल अप किया जा सकता है विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन इसरो के कोर R&D पे। स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल इसीलिए है कि तब TOT के थ्रू एक इकोसिस्टम बन जाएगा तो और भी प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेजमेंट मिलेगी। ये जो इकोसिस्टम इंडिया को देता है एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अगर फ्यूचर में कोई जियोपॉलिटिकल या ट्रेड डिस्ट्रप्शन आ जाएगी तो भी इंडिया अपने लॉन्च सिस्टम पे डिपेंडेंट रहेगा, ना कि कोई फॉरेन वेंडर्स पे। अब बात करते हैं इन स्पेस की, जो इस एंटायर PPP मॉडल का बैकबोन है। ये जो है यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसका काम है रेगुलेट करना और ऑथराइज करना प्राइवेट कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट को इन स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज। 2020 के जो स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे उसमें एस्टेब्लिश किया गया था। आज it just does not facilitate deals with HAL जैसे partners, but it also positions India as a global hub for small satellite launches। अब अगर आप देखोगे कितना कमर्शियली वाइबल सेल्फ सस्टेनिंग स्पेस इकोसिस्टम अगर हम बना देंगे तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर स्पेस सेक्टर्स में। हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है और इन स्पेस जैसे रिफॉर्म्स इंडिया के स्पेस सेक्टर को कितना इंजीनियरिंग पावर हाउस से ग्लोबल कमर्शियल प्लेयर बना सकते हैं। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि UPSC के लिए या ओवरऑल ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसीलिए क्यों बन जाता है। ये जो HAL है या SSLV है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC है डायरेक्टली सवाल पूछता है इससे। HAL इसरो का पार्टनरशिप जस्ट नॉट अ पॉलिसी अपडेट हमारे लिए एक फुल फ्लेज केस स्टडी है। UPSC ने आपने देखोगे पास्ट ईयर में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं इंडियन के स्पेस इकोसिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि ये जो इन स्पेस है उसका मैंडेट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल स्पेस सेक्टर में स्पेसिफिकली कैसे होगा, या ये जो हमने अभी जो टॉपिक्स देख रहे हैं इसरो, ये सारे ये GS3 में आते हैं और मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जब भी कोई ऐसा आंसर लिखना होगा जहां पे हमें एनालिसिस प्रोवाइड करना है कि फॉर एग्जांपल कैसे हम PPP इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक सेक्टर, या why space reforms are critical for economic and security goals, जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एग्जाम्पल साइड करके यू कैन राइट योर आंसर्स। अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जहां पे एस्ट्रोनॉमी और एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शन का एक रेयर कनेक्शन मिला है, हेलिस कॉमेट के पहले इंडियन एपिग्राफिकल रेफरेंस का। ये डिस्कवरी हुई है आंध्र प्रदेश के श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल में, जहां एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है फ्रॉम द ईयर 1456 सी यानी विजयनगरा एम्पायर के समय का। इस इंस्क्रिप्शन को संस्कृत में लिखा गया है यूजिंग नागरी स्क्रिप्ट और ये रेफरेंस देता है एक कॉमेट और मेटियोर शावर का। एग्जैक्ट मैच करेगा ये 1456 में जो दिखाया गया था ना हेलिस कॉमेट, उसके एस्ट्रोनॉमिकल अपीयरेंस से। अगर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखोगे तो हेलिस कॉमेट तो हर 76 साल में दिखाई देता है और ग्लोबली इसके रेफरेंसेस थे, लेकिन इंडियन एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स में ये ऐसा एक्सप्लिसिट मेंशन अभी तक के नहीं मिला था। ये पहली बार है जब एक इंस्क्रिप्शन और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ कोरिलेट किया गया है।
कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करोगे तो भारतीय परंपरा में धूमकेतु या कॉमेट्स का अक्सर अशुभ माना जाता है, एसोसिएटेड विद फेमिन, डिजास्टर और रेगिम चेंज के बिलीव करते हैं लोग। इस कल्चरल बिलीफ को भी ये इंस्क्रिप्शन रीइंफोर्स करता है, मेकिंग इट अ फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। हमारे लिए यूपीएससी के लिए तो ये जीएस पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। और अगर इसका इंपॉर्टेंट हम ऐसे ही, जैसे व्हेन यू वांट टू गिव अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी डायमेंशन टू योर आंसर्स, हम ये हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करके वी कैन राइट इट। जैसे कि आप ये भी देख लो, एपिग्राफी कैसे साइंटिफिक क्रोनोलॉजी को सपोर्ट कर सकती है, ये भी एक अंडरस्टैंड करने का कॉन्सेप्ट है। इस डिस्कवरी को सिर्फ एक कॉमेट का मेंशन नहीं समझ के, एग्जाम्पल है ये ऐसा कि आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज, साइंस और ट्रेडिशन का जो ये कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। भारत के इतिहास को हम नए नजरिए से समझने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ के। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हेलिस कॉमेट का इंडियन एपिग्राफिकल रेफरेंस हमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसके लिए हम थोड़ा समझना पड़ेगा कि एपिग्राफी क्या होती है, हेलिस कमेंट खुद क्या होता है। एपिग्राफी यानी एक स्टडी है ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, कॉपर या मेटल प्लेट्स टू रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर और गवर्नेंस सिस्टम। जैसे कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हिस्टोरिकली यूज होते थे टू डॉक्यूमेंट लैंड ग्रांट्स, रॉयल डिक्रीज और रिलीजियस डोनेशंस के लिए। Especially जो विजयनगरा एम्पायर था 14th to 17th century, it was very famous for its rich epigraphical tradition for both temple architecture and administrative tools। अब बात करते हैं हेलिस कॉमेट की। अब साइंटिफिकली ना इसको बोला जाता है 1P/हेली। ये एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है जो 75 to 76 years में अर्थ के नजदीक आता है, and it orbits the sun ecliptic। तो ये जो इसका नाम है, उनका नाम पड़ा एडमंड हेली के नाम पर, जिन्होंने 1705 में उसमें प्रेडिक्ट किया था इसका पीरियोडिक रिटर्न। लास्ट टाइम हेलिस कॉमेट दिखाई दिया था 1986 में, और अब अगला अपीयरेंस उसको एक्सपेक्ट किया गया है 2061 में। अगर हम इसकी कल्चरल बिलीफ के बारे में बात करें तो वो बिलीव करते हैं कि कमेट्स वेर डिवाइन ओमेन्स, यानी धूमकेतु जो अक्सर फेमाइन, वॉर या ऐसे सारी चीजों से एसोसिएट करते थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में श्री सैलम टेम्पल का इंस्क्रिप्शन सिग्निफिकेंट बन जाता है, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की फॉर्म में वैलिडेट करता है। हमने ये स्लाइड में ये देखा कि एपिग्राफी और साइंस का मिलन हमें सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, बल्कि कल्चरल परसेप्शन और साइंटिफिक वैलिडेशन का भी एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। हमने हेलिस कमेट के इंडियन रेफरेंस और एपिग्राफी के बेसिक को समझा। अब हम बात करते हैं इस डिस्कवरी के ओवरऑल सिग्निफिकेंस की। ये सिर्फ एक साइंटिफिक या हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं है, बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस में एक ब्रेक थ्रू इंसाइट बन चुका है। साइंटिफिक वैलिडेशन की बात करेंगे तो इस इंस्क्रिप्शन ने एक कंपेलिंग प्रूफ प्रोवाइड किया जो वैलिडेट करता है कि 1456 में हेलिस कमेट इंडिया से ऑब्जर्व किया गया था। ये हेल्प करेगा हमें एस्ट्रोनॉमिकल क्रोनोलॉजी समझने में और ग्लोबल रिकॉर्ड्स के साथ इंडियन एविडेंस को कोरिलेट करने में। अगर कल्चरल इंटीग्रेशन की बात हो तो ये डिस्कवरी एक और फैसिनेटिंग चीज दिखाती है कि मिडाइवल इंडिया, स्पेशली विजयनगरा एम्पायर, काफी एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग रखता था। उन्होंने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को रॉयल और रिलीजियस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सीमलेसली इंटीग्रेट किया है, यानी शास्त्रीय ज्ञान और धार्मिक प्रथाओं के बीच में एक साइंटिफिक ब्रिज क्रिएट किया गया था। रिसर्च पोटेंशियल की बात हो तो डिस्कवरी से एक नए एकेडमिक विंडो ओपन होती है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और टेम्पल रिकॉर्ड्स को दोबारा सिस्टमिकली एग्जामिन करने के लिए। अगर इस अप्रोच को स्केल किया गया तो ये नॉट जस्ट एनहांस करेगा इंडिया के यूनेस्को हेरिटेज वैल्यू के लिए, बल्कि साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस ऑफ प्री मॉडर्न इंडिया को भी ग्लोबली शोकेस करने में मदद करेगा। तो हेलिस कॉमेट की ये जो इंडियन रेफरेंस सिर्फ एक रेयर इंस्क्रिप्शनल फाइंड नहीं है, ये एक साइंटिफिक, कल्चरल और नेशनल प्राइड का इशू भी है। इसे इंडिया के एंशिएंट नॉलेज सिस्टम की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और मॉडर्न रिसर्च के लिए नए गेट्स भी ओपन हो जाएंगे। अब ये जो डिस्कवरी है, इसके फाइनल एस्पेक्ट्स को देखते हैं हम। जहां हेलिस कॉमेट इंडियन एपिग्राफिकल रेफरेंसेस को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली लिंक कैसे कर सकते हैं,
ये जो कॉपर प्लेट की इंक्रिप्शन फ्रॉम विजयनगरा एरा मिली थी, ये एक केलेस्टियल इवेंट नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक प्रूफ भी है कि मिडाइवल इंडियन स्कॉलर्स साइंटिफिकली ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करते थे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को, और वो भी ऑफिशियल रॉयल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। एक रेयर एंड रिमार्केबल कॉन्फ्लुएंस रहा ये हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी का। यूपीएससी के अगर पास्ट क्वेश्चंस देखोगे तो आप एपिग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, स्पेशली दोज दैट रिफ्लेक्ट इंडियाज कल्चर एंड साइंटिफिक पास्ट। कॉपर प्लेट रिकॉर्ड्स और लैंड ग्रांट डॉक्यूमेंटेशन भी बात की गई है, विजयनगरा इंस्क्रिप्शन हुआ या एंशिएंट इंडिया के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज पे, ये सभी टॉपिक्स के बीच अगर एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिज एस्टैब्लिश करते हो जैसे आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और कल्चरल स्टडीज, तो आपका आंसर बहुत ही रिच और ओरिजिनल हो जाएगा। हमने ये सेगमेंट में देखा कि आपके जो रेडीमेड फ्रेमवर्क होता है, कैसे आप उसको GS1 कल्चर में और इवन एसए के पेपर में इंटीग्रेट करके लिख सकते हो। ब्लेंडिंग ऑफ बिलीफ एंड ऑब्जर्वेशन इन मिडाइवल इंडिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल थीम हो सकती है। आप कोई भी आपको ये लिखना हो आपके क्वेश्चन में, तो यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग दिस डिस्कवरी या ऐसे कुछ रेफरेंसेस इन योर आंसर्स टू मेक श्योर इट लुक्स नाइस। Now we have to move towards our next topic, जहाँ पे हम क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। ये भारत का एक बहुत ही नया चैलेंज है, इसको कैसे टैकल करना है देखेंगे। तो लेट्स मूव फर्दर। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इसका जो ब्रेक थ्रू हुआ इन इंडिया उसके बारे में जानते हैं। रिसेंट में साइंटिस्ट फ्रॉम IIT दिल्ली और DRDO ने मिलकर सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वो भी 1 किलोमीटर फ्री स्पेस रेंज में। ये इंडिया का एक मेजर लीप है क्वांटम कम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। अब इसका अगर सिग्निफिकेंस जो है, ये जो ब्रेक थ्रू है इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वांटम कम्युनिकेशन कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग होती है। इसमें जो है की टैम्पर प्रूफ, जो अगर कोई इंटरसेप्ट करे तो सिस्टम उसको डिटेक्ट कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन सिक्योर होगा एट द क्वांटम लेवल, जिसे क्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ये जो टेक्निक है इट इज नॉट जस्ट डेटा सिक्योरिटी, बल्कि डिफेंस, बैंकिंग और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ही क्रूशियल बन जाता है। अगर हम क्वांटम टेक मिशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे तो 2020 में लॉन्च हुआ था नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस विद अ बजट ऑफ समवेयर अराउंड 8,000 करोड़। तो ये मिशन फोकस करता है क्वांटम कंप्यूटिंग पे, क्वांटम कम्युनिकेशन पे और क्वांटम मेट्रोलॉजी एंड सेंसिंग ऐसे टॉपिक्स पे। अब इसमें जो है कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसके बारे ये आर्टिकल जिसके बारे में बात करता है, तो वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। अब इतना प्रॉमिसिंग फील्ड होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स भी होंगे और इसका इनकंसिस्टेंट फंडिंग जैसे इसके प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है। वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी इसकी वजह से ना रिसर्च आउटपुट और स्केलेबिलिटी में भी गैप बना हुआ देखने को मिलता है। ऐसे जो ब्रेक थ्रू होते हैं सिग्नल करते हैं कि इंडिया का जो क्वांटम रिवॉल्यूशन है डोर स्टेप पे खड़ा है, लेकिन हम ट्रूली ग्लोबल लीडर बनना है तो इस पॉलिसी, फंडिंग, एकेडमी, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। ये टॉपिक के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वांटम साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कोर चैलेंजेस क्या हैं इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी का बेसिक मैकेनिज्म और इसका इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए क्या मतलब है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्वांटम प्रिंसिपल जो है साइबर सिक्योरिटी का बेस बनाता है क्वांटम मैकेनिक्स और उसके दो कोर प्रिंसिपल्स। एक होता है सुपरपोजिशन, एक क्वांटम बिट या क्यूबिट के साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है। और एंटेंगलमेंट की बात करेंगे तो दो पार्टिकल्स आपस में ऐसे लिंक होते हैं कि एक पर होने वाला एक्शन दूसरे को तुरंत इफेक्ट करता है, चाहे दोनों कितने भी दूर हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कम्युनिकेशन सिस्टम जो वर्चुअली अनहैकेबल होता है, इवन क्वांटम कंप्यूटर से भी प्रोटेक्ट करता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या करता है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। QKD एक सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें क्वांटम प्रिंसिपल का यूज करके एन्क्रिप्शन कीज एक्सचेंज की जाती है। सबसे बड़ी खासियत है इसकी, अगर कोई ईव्सड्रॉप करने की कोशिश करे तो क्वांटम स्टेट कोलैप्स हो जाता है और सिस्टम टैंपरिंग डिटेक्ट कर लेती है।
यानी नो साइलेंट हैकिंग इज पॉसिबल। अगर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें देखना है तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के एक 1 किलोमीटर ओपन स्पेस में क्यूकेडी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब उन्होंने ये किया कि इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम सिक्योर नेटवर्क्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होगा? मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन सिस्टम में, बैंकिंग डेटा ट्रांसफर में और स्ट्रेटेजिक एजेंसीज लाइक रॉ एक्सेट्रा। अब ये कैपेबिलिटी इंडिया को बना सकती है एक साइबर रेजिलिएंट नेशन। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी का जो फ्यूचर का पार्ट नहीं है, आज का नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर है। जो कंट्रीज इसमें आगे बढ़ेंगी वही साइबर सुपर पावर्स कहलाएंगी। वी आर मूविंग इनटू द सिमिलर डायरेक्शन। जब हमने क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल और पोटेंशियल समझ चुके हैं तो अब जरूरी है कि हम देखें क्या चैलेंजेस है जो इंडिया के क्वांटम जर्नी को स्लो कर रहा है। अर्ली ब्रेक थ्रूज के बावजूद कुछ मेजर बॉटलनेक्स है जो इंडिया को क्वांटम सुपर पावर बनने से रोक रहे हैं। मेजर ऑब्स्टिकल्स अगर बोले तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल्स मिलना, प्रोक्योरमेंट और कोलैबोरेशंस में इतनी रेड टेप फेस करनी पड़ती है कि प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है। ये टाइमली रिसर्च प्रोग्रेस को हैम्पर करेगा। फंडिंग की जो डिसकंटिन्यूटी है, प्रोजेक्ट्स को शुरुआत फेज में फंडिंग मिल जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी इंश्योर नहीं होती। इस वजह से टैलेंटेड रिसर्चर्स माइग्रेट भी कर जाते हैं या प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है। फॉरेन डिपेंडेंसी की बात हो तो वो तो इंडिया अभी भी सॉफ्टवेयर और हाई एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट होता है, स्पेशली फ्रॉम यूएसए एंड जर्मनी एंड जापान जैसे कंट्रीज पे। इस डिपेंडेंसी से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट गैप की बात करेंगे तो इंडिया का जो टोटल क्वांटम आर&डी बजट अभी भी चाइना और यूएस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। चाइना के पास स्टेट बैक्ड मल्टी बिलियन क्वांटम प्रोग्राम्स है और यूएस में प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली लीड करता है। इंडिया को दोनों फ्रंट्स पे कैचअप करना होगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो है हमने देखे कि इंडिया के क्वांटम कैपेबिलिटी की स्केल और कॉम्पिटिटिवनेस को लिमिट करते हैं। इवन दो हमारे पास प्रॉमिसिंग ब्रेक थ्रूज है, इसीलिए हमें जरूरी होगा कि एक पॉलिसी क्लैरिटी रखें, हम फंडिंग प्रेडिक्टेबल हो जाए और ग्लोबल कोलैबोरेशंस विद लोकल इनोवेशंस को हम पुश कर सके। तो हमने देखा कि चाहे HAL इसरो डील हो या पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को कैसे बूस्ट करना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। एक हिस्टोरिकल कॉमेट देखा कि कैसे इंडिया के साइंटिफिक पास्ट को हाईलाइट किया उसने। तो ये सभी जो टॉपिक्स है यूपीएससी के लिए सिर्फ हमारे लिए न्यूज की तरह नहीं, एक एनालिटिकल टूल्स है जिनके थ्रू आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे इफ यू गेट दैट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज। क्वांटम टेक्नोलॉजी का अगर फ्यूचर भारत में कैसा होगा, लेट्स डिस्कस द रोड मैप एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस इंडिया मस्ट टेक। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो क्वांटम जैसे हाईटेक डोमेन में सक्सेस पाने की जरूरत है जस्ट इन टाइम फंडिंग, फास्टर अप्रूवल्स और इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन की। साथ ही हम देखोगे कि ग्लोबल टैलेंट को रिटेन करने के लिए इंडिया को कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव्स और रिसर्च फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने पड़ेंगे, वरना जो ब्रेन्स में ट्रेन करने का बात हो या अब्रॉड माइग्रेट हो जाते हैं ना, वो उसका एक रिवर्स डिविडेंड क्रिएट हो जाता है उसके चलते। डोमेस्टिक इकोसिस्टम बिल्डिंग की बात होगी तो जहां पे अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इकोसिस्टम खुद डेवलप करना होगा, जिसमें डोमेस्टिक स्टार्टअप्स, आईआईटीज जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्ट करेंगे। ये डिपेंडेंसी कम करेगा फॉरेन नेशंस पर और क्रिएट करेगा एक सेल्फ सस्टेनिंग क्वांटम टेक इंडस्ट्री इन इंडिया। एग्जाम्पल जैसे सेमीकंडक्टर जो मिशन है डोमेस्टिक फैब्स बनाने के लिए, तो वैसे ही क्वांटम फाउंड्रीज और टेस्टिंग लैब्स की भी जरूरत हम बता सकते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग की बात रहेगी तो क्वांटम टेक सिर्फ एक रिसर्च फील्ड नहीं है, एक टेक डिप्लोमेसी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंडियाज प्रिपेयर्डनेस यहाँ डिफाइन करेगा उसका रोल इन क्वाड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इंडियो पैसिफिक अलायंस का फॉर डेटा सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक एज अगेंस्ट चाइना। इस फील्ड में रेडीनेस होने का मतलब होगा इंडिया इज रेडी फॉर डिजिटल एरा, नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर एक्सेट्रा। हमने देखा कि ये जो प्राइवेट प्लेयर के पार्टिसिपेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है और जो क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के थ्रू नेशनल टेक विजन का हम
ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी इट्स अ ब्लेंड विथ साइंस का ब्लेंड विथ अ स्ट्रेटेजी, जिसे हम when we try and understand this common thread between हम ये सेक्टर में भी कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं, we will be able to achieve साइबर सिक्योरिटी में भी हमारा एक वर्चस्व हो जाएगा। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी का एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम के 2022 यूपीएससी में जीएस पेपर में डायरेक्ट सवाल आया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। आप देखो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या फर्क है और भारत के कॉन्टेक्स्ट में इनके एप्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अब ये देखोगे तो ये यूपीएससी का क्लियर सिग्नल है, ये टॉपिक अब ऑप्शनल नहीं है, कोर जीएस का पार्ट है। हमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वांटम साइबर सिक्योरिटी को समझना नेशनल सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और गवर्नेंस रिफॉर्म से लिंक्ड होता है। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रेटेजिक विजन में रोल प्ले करना होता है, और इंडिया के साइबर डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक अलायंसेस जैसे क्वाड हो गया, उनकी फ्रेमवर्क्स में क्वांटम रेडीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हम NMQTA के रेफरेंस की बात करेंगे तो इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस के थ्रू 6000 के करोड़ अराउंड इन्वेस्टमेंट रोड मैप बनाया है। ये यूपीएससी के लिए एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कि अपने मेंस आंसर में एज ए एग्जांपल आप कोट कर सकते हो इसको। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल बज़वर्ड है, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रेटेजिक और एग्जाम ओरिएंटेड इशू बन चुका है ये, जिसको आपको समझना विद क्लैरिटी उतना ही जरूरी है in the while the preparation also, and not only means you can have a very insightful way of understanding the topic, तो आप इंटरव्यू में भी उस पर काम कर सकते हो। मैक्रो इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्रूशियल होती है। आरबीआई का जो पॉलिसी शिफ्ट है इन्फ्लेशन से अब ग्रोथ सपोर्ट की तरफ कैसे हुआ, ये है हमारा अगला टॉपिक। इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक लेटेस्ट मिनट से एक क्लियर सिग्नल मिलता है। आरबीआई ने अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग से अपनी टोन ग्रोथ सपोर्ट की तरफ शिफ्ट कर दी है। हालांकि रेपो रेट 6.50% पे ही है, लेकिन टोन सजेस्ट करती है अगर इन्फ्लेशन मैनेजेबल हो गया है तो रेट कट पॉसिबल है टू सपोर्ट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स की बात करेंगे ना तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्फ्लेशन था अराउंड 6.7, 25 में प्रोजेक्शन है 4.5 का, और अब जो ये फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो तो वहां पे 3.7 तक जा सकता है। ये फॉल इन इन्फ्लेशन आरबीआई को देता है स्पेस फॉर अ मोर अकोमोडेटिव स्टांस। अगर हम एमपीसी का कॉन्सेंसस देखेंगे तो काफी मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट जैसे सौगाता भट्टाचार्य और नागेश कुमार, इन्होंने एडवोकेट किया है कि टाइमली मेजर्ड रेट कट्स देना चाहिए टू सपोर्ट स्लोइंग कंजम्पशन डिमांड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए ये जानना जरूरी इसीलिए है कि पॉलिसी शिफ्ट मोमेंट है ये, जहां पे आरबीआई सिर्फ स्टेबिलिटी पे नहीं बल्कि इक्वली फोकस कर रहा है ग्रोथ रिवाइवल पे। ये शिफ्ट रेलेवेंट है स्पेशली जहां पे ग्लोबल हेडविंड स्लो डाउन कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा हेजिटेंट हो रहा है, और जॉब इंटेंसिव ग्रोथ सेक्टर्स को लिक्विडिटी सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो ये पॉलिसी टोन का शिफ्ट हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। GS3 के जैसे थीम्स है इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और कभी भी कोई ऐसे आ जाए जहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात हो तो उसमें भी आप ये एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं। आरबीआई के पॉलिसी स्टांस को समझने के लिए पहले हमें उसके कोर इंस्ट्रूमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को क्लियर करना होगा। हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक फ्रेमवर्क हो, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेपो रेट, द रेट एट विच
आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बोरोइंग सस्ती हो जाती है, जिसका सीधा इफेक्ट होता है क्रेडिट ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट रिवाइवल पर। अगर करंट रेपो रेट अभी देखोगे तो 6.5 पे है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन मैनेजेबल हो गया तो इसमें हम कट की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये एक 6 मेंबर कमेटी होती है, स्टैट्यूटरी है, जिसमें आरबीआई गवर्नर भी एक मेंबर होते हैं। एमपीएसी जो है एमपीसी जो है हर 2 महीने में बैठक करती है टू डिसाइड पॉलिसी रेट्स। उनका मैंडेट होता है इन्फ्लेशन को 4% प्लस और -2 के अंदर में रखना, और अगर ये अचीव हो जाता है तो आरबीआई ग्रोथ सपोर्ट करने वाले स्टेप्स ले सकती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करेंगे तो 2016 से आरबीआई फॉलो करता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एफआईटी मॉडल, जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ दोनों को बैलेंस किया जाता है। लो इन्फ्लेशन का मतलब होता है आरबीआई के पास स्कोप होना कि रेट्स कट करे और डिमांड ड्रिवन ग्रोथ को रिवाइव करे। हमने देखा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई अपनी टोन शिफ्ट कैसे करता है। तो वो रेपो रेट, इन्फ्लेशन बैंड और एमपीसी के कंसेप्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी के लिए फैक्चुअल भी होती है और एनालिटिकल भी है। आरबीआई पॉलिसी शिफ्ट के डीपर मैक्रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये शिफ्ट क्या इंप्लाई करता है फॉर इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ मोमेंटम को विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, और उसके कुछ की इम्प्लीकेशंस। इन्फ्लेशन कंट्रोल्स ओपन करता है ग्रोथ के विंडो को। जब इन्फ्लेशन शार्पली फॉल करेगा, जैसे अब हुआ है फ्रॉम 6.7% टू 4.5, तब आरबीआई के पास स्पेस मिलता है टू शिफ्ट फ्रॉम टाइट पॉलिसी स्टांस टू प्रो ग्रोथ स्टांस। लिक्विडिटी सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल बन जाता है यहाँ पे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अर्ली और एडिक्वेट लिक्विडिटी देना जरूरी है ताकि क्रेडिट स्लोडाउन और इन्वेस्टमेंट स्लंप ना हो। यानी इतनी जल्दी सपोर्ट मिलेगा उतनी तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी बाउंस बैक करेगी। पॉलिसी स्टांस में टर्न न्यूट्रल और अकोमोडेटिव। आरबीआई की स्टांस अब विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से शिफ्ट होके न्यूट्रल या इवन अकोमोडेटिव की तरफ शिफ्ट हो सकती है, which means policy will now start supporting rather than restricting the economy. अगर हम इसका सेक्टर वाइज इम्पैक्ट भी देखेंगे तो ये स्टांस होगा कि क्रेडिट ग्रोथ को रिवाइव करेगा। रियल एस्टेट और ऑटो जो सेक्टर होते हैं जैसे साइक्लिकल्स, और उसको बूस्ट करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जीडीपी रिकवरी को स्टिमुलेशन मिलेगा, स्पेशली जब ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन चल रहा है। ये पॉलिसी पिवोट एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट है जहां पे आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करती है विदाउट लेटिंग लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन टारगेट्स स्लिप आउट ऑफ कंट्रोल। ये अप्रोच बहुत ही मैक्रो प्रूडेंशियल भी है और प्रो डेवलपमेंट भी है। विद दैट व्हाट वी हैव लर्नड इज कैसे हमने सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स या उनके स्लाइट ग्रोथ की तरफ बढ़ना, हाउ इंडिया को एक बहुत ही ग्लोबल प्लेयर में फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहा है। वी अंडरस्टूड, हर एक आर्टिकल जो हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे चल के कोई इससे रिलेटेड न्यूज आती है तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। आरबीआई की जो पॉलिसी शिफ्ट का इम्पैक्ट है ना, सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले कुछ क्वार्टर्स और ईयर्स तक दिखेगा। हम देखेंगे कि कैसे फ्यूचर आउटलुक फॉर मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में क्या क्या रहेंगे। करंट फेज आप देखोगे तो रेपो रेट को अभी तक के 6.5 पर मेंटेन किया गया है, लेकिन आरबीआई ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो रेट कट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। इस फेज में इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स और ग्रोथ डेटा को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। नियर टर्म मतलब जो 3 से 6 मंथ्स में क्या होगा, तो ये पीरियड होगा जहां पे आरबीआई अपनी स्टांस को शिफ्ट करेगा विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन टू न्यूट्रल फेज में। ग्रेजुअली लिक्विडिटी कंडीशंस को ईज करेगा ताकि क्रेडिट ऑफटेक और डिमांड रिवाइव हो। मीडियम टर्म जहां पे 6 to 1 ईयर में क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे आरबीआई अडॉप्ट करेगा एक डेटा ड्रिवन अप्रोच। इन्फ्लेशन अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा तो रेट्स में फेज्ड रिडक्शन किया जा सकता है। साथ ही जब आप देखोगे आरबीआई का जो पॉलिसी ट्रैक है यूएस फेड और अदर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के रेट एक्शन के साथ भी बहुत ही अलाइंड होता है, क्योंकि कैपिटल फ्लोज और रुपी स्टेबिलिटी भी इन्हीं पे डिपेंड करती है।
लॉन्ग टर्म जो बियॉन्ड 1 ईयर की स्टांस रहेगा, तब आरबीआई का गोल होगा एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करना, जहां पे ग्रोथ सपोर्ट भी हो और साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस भी इंटैक्ट रहे। ये अप्रोच आरबीआई को बनाता है नॉट जस्ट अ इन्फ्लेशन फाइटर, बट इट मेक्स इट अ मार्केट कॉन्फिडेंस बिल्डर। आरबीआई का फ्यूचर रोडमैप काफी मेजर्ड, कैलिब्रेटेड और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। हमें एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड ग्रोथ रिलेटेड आंसर्स में अगर आप फेस्ड विजन मेंशन करोगे तो योर आंसर विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो आज के सेशन के की टेकअवेज क्या थे? यूपीएससी के परफेक्ट पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्पेस सेक्टर कमर्शलाइजेशन की बात की हमने, जहां पे दो इंस्टीट्यूशंस डील कर रहे हैं इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम के पब्लिक प्राइवेट ट्रांसफॉर्मेशन को एक माइलस्टोन देने के लिए। हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमी की बात हो, जहां पे हमने देखा कि कैसे हैलिस कमेट का 1456 सी इंडियन रेफरेंस में एक रेयर एपिग्राफिक डिस्कवरी मिली, जिसमें साइंस और हिस्ट्री को ब्रिज किया गया। इस फाइंडिंग से पता चलता है कि मिडिवल इंडिया में भी एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिशन और ऑब्जर्वेशन काफी एडवांस था। फिर आए हम बात किए क्वांटम रिसर्च पे, जहां पे कैसे चैलेंजेस भी अभी भी बहुत है। वी अंडरस्टूड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, फंडिंग का कंस्ट्रेंट, ऐसे चैलेंजेस। तो अगर हमने देखा कि इंडिया को अगर ग्लोबल क्वांटम रेस में अगर आगे बढ़ना है तो सिस्टमिक रिफॉर्म की जरूरत है। फिर देखा एंड में कि मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट कैसे हो रही है। रिटेल इन्फ्लेशन डाउन होने के बाद आरबीआई ने ग्रोथ पे कैसे फोकस किया, इससे क्रेडिट डिमांड रिवाइव होगी, हाउसिंग एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगी और इकोनॉमी रिकवरी ट्रैजेक्टरी पर चली जाएगी। तो चाहे वो स्पेस हो या क्वांटम टेक हो या आरबीआई का इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट करना, आज का सेशन हमें बताता है कि इंडिया का जो पॉलिसी डायरेक्शन है नाउ फोकसेस ऑन वेरी अ ट्रांसफॉर्मेटिव एंड अ रेजिलियंस अप्रोच। हमने देखा कि जीएस पेपर 3 के लिए सब में लिंक देखा हमने, स्पेस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एक्सेट्रा। सो हम आगे के सेशंस में भी ऐसे ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखेंगे टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी आर्टिकल। Let's meet tomorrow for the new session. Till then, you keep studying, keep revising. This is me, Supriya, signing off. Thank you for attending the session. Veranda IAS, where your dream becomes reality.